हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपने आरएस मेंस परीक्षा क्लियर कर ली। अब आप 2 पड़ाव पार कर चुके हैं। अंतिम पड़ाव जो इंटरव्यू का है, आपके साक्षात्कार का है, वो बचता है और उसी से संबंधित आज हम बातें करेंगे, जो कि आपके करियर के लिए, आने वाले आपके भविष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं इस अवस्था से गुजर चुका हूँ। मैंने अपना जो फर्स्ट इंटरव्यू दिया, फिर मैंने अपना सेकंड इंटरव्यू दिया, थर्ड इंटरव्यू दिया। फर्स्ट में मैं कोऑपरेटिव सर्विस में आया, सेकंड इंटरव्यू में मेरी 8th रैंक थी, थर्ड में भी अगेन मैं आई वाज सेलेक्टेड इन आरपीएस, लेकिन तब तक मेरा सिलेक्शन यूपीएससी में हो चुका था। तो जिस अवस्था से, जिस मनोदशा से, जिस परिस्थितियों से, जिस तरह की मेंटल कंडीशन आपकी है, बहुत खुशी भी है, लेकिन एक मन के अंदर कहीं गहरे में एक डर भी है कि अब इंटरव्यू में क्या करना है। इतने नज़दीक पहुंच गए हैं। तो मैं अक्सर ये तुलना भी करता हूं कि ये जैसे-जैसे हमारी नज़दीकी बढ़ती जाती है रिजल्ट के साथ, वैसे-वैसे हमारी एंग्जायटी, लेवल ऑफ एंग्जायटी बढ़ता जाता है। और सबसे बड़ी जो समस्या ये रहती है कि हम ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर अब करना क्या है? क्योंकि मेंस में और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में तो रहता है कि भाई हमें ये बुक पढ़नी है, इस तरह से नोट्स बनाने हैं, इस तरह से हमें आंसर्स लिखने हैं, वगैरह-वगैरह। लेकिन अब इंटरव्यू में क्या करना है? तो जब हमने तैयारी स्टार्ट की और हमारा जो पहला इंटरव्यू, जो मेरा खुद का पहला इंटरव्यू था, तो लगभग उसी स्थितियों से जब हम गुजरे, तो ऐसे बहुत से ज्ञानी ध्यानी लोग मिले, या ऐसे स्वयं घोषित विद्वान ऐसे लोग मिले जो हमें ज्ञान की बातें करते थे। और उन ज्ञान की बातों में हमने हमारा समय बहुत जाया किया। हमारे मित्रों का भी हुआ, मैं भी उसमें शामिल था। तो मैं ये चाहता हूँ कि उस तरह की भ्रांतियों से, उस तरह की मिथ्या धारणाओं से, उस तरह की मिसकंसेप्शन से आप अपने आप को बचाइए। देखिए, ये आपके जीवन मरण का प्रश्न है। आपने अथक प्रयास, अथक मेहनतें, आपने अनकाउंटेबल, काउंटलेस सैक्रिफाइसेस किए। मैं ये समझ सकता हूँ। फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फ्रॉम योर एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ यू हैव सैक्रिफाइस्ड। आपने दोस्तों को त्याजा, आपने रिश्तेदारों को त्याजा, आपने अपने घर परिवार वालों को त्याजा, आपने अपने आप को एकांत में रखा, अपनी सारी खुशियों को दरकिनार रख के अब आप जब इस अंतिम पड़ाव पर आप पहुंचे हो, तो वैसे में बहुत आवश्यकता है कि आपके पास में जो ये सीमित समय है, इसका आप भरपूर विदोहन करें और अपने करियर को और ऊंचाई पे लाने के लिए और बुलंदियों को प्राप्त करने के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करें। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि आपका रिजल्ट आया है अभी। तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अब से हम जो है एक एक घंटे को काउंट करें और उसमें अपनी तैयारी में मनोयोग से लग जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या करना है अब से, मतलब अगले क्षण से, जैसे ही आप ये वीडियो आप बंद करेंगे, आपको अगले क्षण से क्या करना है? पहले आपने आपको रिलैक्स करना है। देखिए, रिलैक्स इसलिए करना है कि अब जो है ये आफत वाला काम नहीं है कि आपको ये बैठने पढ़ने बैठ गए, वो नोट्स बना दिया, वैसा कुछ नहीं करना। अब जो जिस चीज का टेस्ट होना है वो ऑलरेडी आप हो, यानी आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होगा, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है ये। पर्सनैलिटी टेस्ट कम इंटरव्यू, यानी आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होगा, साथ ही साथ में आपका साक्षात्कार होगा। और व्यक्तित्व जो है वो अब आने वाले समय में नहीं बनेगा, वो बन चुका है। ओनली यू कैन ब्रश अप योर सम ट्रेट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी, बट ओवरऑल आप जो है उसको कॉम्प्रहेंसिवली चेंज कर लोगे, ऐसा कभी नहीं होता। लोग आपको बोलेंगे आप ये कर लो, वो कर लो, ये हॉबी तैयार कर लो, फलाना कर लो, ऐसा नहीं होता है। आप जो हो, आप बेहतरीन हो। तो आपको अपने आप को जैसे हो वैसा आपको प्रदर्शित करना है। तो पहला मिसकंसेप्शन ये निकाल दीजिए। दूसरा मिसकंसेप्शन ये रहता है, आप जाओगे अलग अलग इंटरव्यू क्लासेस में वगैरह में भी, ऐसे लोग आपको गाइड करेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति से गाइडेंस मत लो जिसने इंटरव्यू क्लियर नहीं किया है। आप मेरी बात गौर से सुनिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो, देखिए, जब आप बुखार होता है आपको, जब आप बीमार होते हैं, तो आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जिसने एमबीबीएस नहीं किया, या किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेते हैं जिसको जो है मेडिकल की फील्ड का कोई भी नॉलेज नहीं है। ये लेकिन बात 2 या 3 दिन की बुखार की होती है, तब भी हम इतना रिस्क नहीं। अब आपके जीवन का प्रश्न है, आपके भविष्य का प्रश्न है। ये तय करेगा कि आप फर्श पे रहोगे या अर्श पे रहोगे। तो मतलब यू आर अंडरगोइंग फ्रॉम फॉर्मेटिव पीरियड ऑफ योर लाइफ। ये फॉर्मेशन करेगा आपके फ्यूचर को। तो बी कॉशियस, बी अवेयर, बी स्मार्ट। सही लोगों का चयन करो, कौन आपको गाइड करेगा। तो कृपया ऐसे लोगों से कुछ भी मत सुने। ऐसे हैं लोग, उनसे बिल्कुल कुछ भी ना सुने। ऐसा करके आप अपना जो है अपने मस्तिष्क में विष घोल रहे हैं, वो आपको गलत रास्ते पे ले जाएंगे, उनको पता ही नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम गए साहब, जब पहला कॉल हुआ 2004 में, 4-5 में जाके बैठ गए।
कोई XYZ आया, वो भाषण दे के चला गया, फिर कोई दूसरा ABC आया, वो अपना भाषण दे के चला गया, कोई LMN आया, वो अपना भाषण दे के, ऐसे एक एक करके लोग भाषण दे के चले गए। हमने ये पाया उनमें से 90% का भी इंटरव्यू फेस नहीं किया। हमें ये बताया गया कि साहब आप जब अच्छा, फिर हवा बनाया, हैवॉक ऐसा क्रिएट करेंगे, आप डरोगे नहीं तो उनकी दुकानें नहीं चलेंगी। हैवॉक ऐसा क्रिएट करेंगे जो मानो पता नहीं क्या बड़ा युद्ध विजय आप प्राप्त करने जा रहे हो। अच्छा, हमारे समय में ग्रुप डिस्कशन भी होता था, जिसका तो इतना बड़ा पैनिक लोगों को क्रिएट करवाया जाता था कि ऐसे लगता था पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है, तो पहले आपको डराएंगे वो, फिर ऐसे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे जिन्होंने इंटरव्यू का शक्ल भी नहीं देखी। तो हमें बताया गया साहब ऐसे होगा, वैसे होगा, सांस कितनी लेनी है, ऑक्सीजन कितनी आपके अंदर होनी चाहिए, 2 मग कॉफी के पी के जाओ, आपकी बॉडी के अंदर ये हार्मोन सीक्रेशन होना चाहिए। ठीक है, फिर आप जो दरवाजा खोलोगे इंटरव्यू हॉल का, वो ऐसे बाएं से दाएं से खींच के, फिर घूम के बाएं हाथ से उसको पकड़ के आपको धीरे से छोड़ना है। फिर आपको बिल्कुल वैसे घूमना है जैसे फौजी घूमता है, एक पैर को ऐसे 360 डिग्री में घुमा के, फिर आपको चल के आना है, फिर उनकी आंखों में आंखें देखनी है, फिर आपको ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम गए तो मालूम चला कि दरवाजा जो है आपके इंटरव्यू हॉल का वो चपरासी खोलता है, वहां का जो पियोन होता है वो खोलता है, जिसके लिए आपने इतनी मशक्कत की। ठीक है, आप चल के वहां जा रहे हो इंटरव्यू हॉल के अंदर, वहां पे आप जा रहे हो, आप अपने बारे में इतने कॉशियस हो कि आपको पहले इंटरव्यू से पहले के पीरियड में इतना डरा दिया गया है कि आपका जो नेचुरल व्यक्तित्व है, जो खिल के नजर आता है लोगों को, वो वहां पे 5% भी आप बता नहीं पाते हो। आप देखना, ज्यादातर लोग वहां पे अपना जो ओरिजिनल है वही प्रदर्शित नहीं कर पाते। तो इस तैयारी का क्या फायदा, जब आप अपने व्यक्तित्व की ऊर्जा, अपने आप का अंदर का जो विजडम है, आपके अंदर की जो चीजों को देखने का आपका जो एटीट्यूड है, वही आप भूल चुके हो क्योंकि आप डरे हुए हो। तो क्या प्रदर्शन करोगे? डरा हुआ योद्धा कभी कोई विजय किसी युद्ध में जीता है क्या? चाहे आप में काबिलियत कम हो, काबिलियत का एग्जाम हो चुका है, आपके एप्टीट्यूड का जो है टेस्ट हो चुका है, प्री में आपका टेस्ट हो चुका है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है, वो बिल्कुल हो गया क्योंकि आपको एक जैसे ऑप्शन देख के चेक कर लिया उन्होंने। मेंस में देख लिया कि आपकी अभिव्यक्ति शैली कैसी है, आपका जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन है वो कैसा, वो चेक हो गया उसमें। आप कितने सधे हुए तरीके से बातों को लिखते हो, अपने विचारों का प्रदर्शन करते हो, आपका एक्सप्रेशन ऑफ थॉट कैसा है, आपका नरेशन कैसा है, आपकी बातों में तारतम्यता, कोहेरेंसी, कंसिस्टेंसी है या नहीं, वो चेक हो चुका है। योर एप्टीट्यूड हैज ऑलरेडी बीन चेक्ड। नाउ ओनली थिंग इज टू बी चेक्ड इज योर एटीट्यूड। एटीट्यूड के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो। तो एटीट्यूड, आप जब डर के जाओगे तो क्या एटीट्यूड खाक प्रदर्शन करोगे? तो बेखौफ रहिए, अपने आप विश्वास कीजिए, खुद में विश्वास कीजिए। मैं आपको ये बातें इस बूते पे बता पा रहा हूं कि मैंने सारे एग्जाम, मैं 3 RS के इंटरव्यू और 1 UPSC के इंटरव्यू में जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ, उसके बलबूते पे आपको ये बात बता रहा हूं। खूब नंबर आएंगे आपके, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। मन में जो जिस प्रकार का भय, संशय, भ्रम, विभ्रम, विपर्य जो भी है उसको हटा दीजिए। ठीक है, तो अब जो चीज टेस्ट होगी वो आपका व्यक्तित्व होगा, आपका नॉलेज नहीं। इसलिए कृपया मत पढ़िए ज्यादा, अपने व्यक्तित्व पर संकेंद्रण कीजिए, परखिए अपने आप को नो योरसेल्फ, अपने आप को जानने का प्रयास कीजिए। अच्छा, इंटरव्यू रखा भी, आप गजट पढ़ोगे ना, आप RPSC का गजट पढ़ोगे, आप UPSC का गजट पढ़ोगे सिविल से, उसमें देख बताया गया है कि भैया आप किसी भी व्यक्ति को सिविल सर्वेंट बना रहे हैं, किसी व्यक्ति को स्टेट PCS में लेके आ रहे हैं, उसको भविष्य का प्रशासक बनाएंगे, तो उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए वो माइंड में रखिए आप। एक प्रशासक कैसा होना चाहिए? क्या वो रिसर्च स्कॉलर के जैसा होना चाहिए? क्या वो डॉक्टर जैसा होना चाहिए? क्या वो इंजीनियर जैसा होना चाहिए? या उसमें कुछ और खूबियां होनी चाहिए? क्या उसमें ऐसी खूबी होनी चाहिए कि वो अगर किसी चीज के बारे में, अगर आपने एक शब्द बोल दिया तो उसके बारे में 100 लाइनें बता देता आपको, अरे वाह प्रशासक SDM साहब बहुत महान है, ये तो इतनी बातें जानते हैं। या आपको ऐसा प्रशासक चाहिए जो आपकी समस्याओं का मिनटों में आपका निराकरण कर दे? तो आपको पहले ही सोचना पड़ेगा कि क्या क्या अहर्ताएं, क्या क्या क्वालिटीज, क्या क्या ट्रेट्स, क्या क्या गुण होने चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेटर में। वो गुण आपके अंदर हैं या नहीं है, पहले अपने आप को जानिए, फिर देखिए वो गुण है या नहीं आपके अंदर। और वो अगर नहीं है तो उसको हम किस तरह से थोड़ा बहुत जो है उसको ब्रश अप कर सकते हैं। हम जाने तो सही कि हमारे अंदर किन गुणों को वो देखने का प्रयास कर रहे हैं, और हम जो है लगे पड़े हैं, जैसे प्री की तैयारी की, जैसे मेंस की तैयारी की, वैसे लगे आप ये पढ़ लो, आप वो पढ़ के तो हम आ गए, अब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अच्छा, व्यक्तित्व के परीक्षण में क्या होता है? हमें ऐसे बहुत से लोग दुनिया में बहुत गंदे लगते हैं, जिनको देख के हमें चिढ़ मचती है, जिनको देख के हमें नेगेटिव इंप्रेशन आता है, जो बहुत सी बातें जानता है, बट उनकी शक्ल देख के हमें लगता है नहीं नहीं ये आदमी मुझे अच्छा नहीं लगता, ये व्यक्ति मेरे को अच्छा नहीं लगता या लगती। क्यों? जो भी रीजन रहा हो। तो इंटरव्यू लेने वाले लोगों की मनस्थिति भी समझिए। वो लोग हैं जो 20 पिछले जो है साल भर से 2 सालों से रोज 5 डे जो वर्किंग होता है उसमें रोज इंटरव्यू ले रहे हैं। उनके लिए नॉर्मल डे है,
उनके घर में समस्या है, वो फोन पे भी बात करेंगे, ड्राइवर पहुंचा या नहीं पहुंचा, घर में चीजें हुई या नहीं हुई, उनके दोस्त रिश्तेदार उनको वर्किंग आवर्स में लोगों को करते हैं तो उनको भी करते हैं, उनका भी यही काम है। और हम जो है हमारे बारे में सोचते सोचते जाते हैं कि उसने मेरी तरफ किस तरह से देखा, चाय का घूंट लेते हुए क्या या कॉफी लेते समय किस तरह से सोचा, ये वो ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल है उनके लिए। तो आप उनके समक्ष जाते हैं तो वो आपसे आपके व्यक्तित्व को परीक्षण करने का प्रयास करते हैं, भाई व्यक्ति कैसा है। और हमने किस चीज की तैयारी की, केवल हमारे नॉलेज लेवल को बढ़ाने की। नॉलेज लेवल बढ़ने से आपका व्यक्तित्व आकर्षक हो जाएगा और उनको ये लगेगा कि दिस पर्सन इज सुटेबल फॉर दिस सर्विस। ऐसा नहीं होता। तो पहला काम आपको क्या करना, पहला काम आपको ये करना है कि आप ये जानिए कि एक प्रशासक में क्या क्या गुणवत्ताएं होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या उसके जो है अंदर ऐसी बातें होनी चाहिए जो उसको एक अच्छा प्रशासक बनाता है। तो जब आपने जो एथिक्स का पेपर दिया था तो याद कीजिए, फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर, एक प्रशासक के मूलभूत क्या गुण होने चाहिए, उसके अंदर क्या मूल्य होने चाहिए, याद कीजिए। उसमें सबसे बड़ा क्या था, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। दूसरा क्या था, सेंसिबिलिटी, संवेदनशील होना चाहिए। कैपेबल भले ही है, ठीक है, लेकिन सेंसिबल नहीं है तो कोई फर्क नहीं, उसके अंदर संवेदनाएं होनी चाहिए। तीसरा उसके अंदर क्या होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंट होना चाहिए। आपने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा होगा। प्रोबाइटी होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, वो एनर्जेटिक लीडरशिप का गुण उसमें होना चाहिए। तो अब ये गुण आपने, मैं एक एक करके सब पे आऊंगा। पहला गुण जैसे इंटीग्रिटी है। अब इंटीग्रिटी का मतलब होता है, उसका मोटा अर्थ है ईमानदारी, व्यक्ति ईमानदार है। मतलब इंटीग्रिटी का मतलब जैसे हमने बोला ना, खरा सोना। खरा सोने का मतलब क्या होता है कि आप उस सोने को कहीं से भी काट के कहीं भी ले जाइए, वो एक जैसा रहेगा। तो आप अच्छे हो या बुरे हो, आपके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी इसलिए सबसे बड़ा फाउंडेशनल वैल्यूज माना जाता है। जहर में भी इंटीग्रिटी होती है, क्योंकि जहां पे जहर की जरूरत है वहां जहर ही होना चाहिए, वहां पे शहद नहीं होना चाहिए। तो इंटीग्रिटी का अच्छे बुरे से कोई लेना देना नहीं। इंटीग्रिटी का मतलब है जो जहां पे जिस चीज की आवश्यकता है वो वहीं पे वैसा का वैसा है। यानी आपके अंदर ऐसा नहीं कि आप इंटरव्यू देते समय जो है, जब आपने इंटरव्यू स्टार्ट किया तब आप समाजवादी थे, इंटरव्यू के बीच में आप पूंजीवादी बन गए और इंटरव्यू खत्म होते थे आप जो है वो गांधीवादी बन गए। यानी आपके विचारों में कोई भी जो है कंसिस्टेंसी नहीं है। आज जब आप अपने वैल्यू से डेविएट हो रहे हो, यानी आपकी इंटीग्रिटी से आप डेविएट हो रहे हो, विचलन कर रहे हो, तो फिर आप बाद में क्या करोगे, बाद में हजारों प्रलोभन होंगे, हजारों तरीके से लोग आपको एल्यूर करेंगे, तब आपको खड़ा रहना है। यानी सम विषम परिस्थितियों में हमारे लिए जो आने वाले समय में जो आपको, आप प्रशासक बनोगे, आपके लिए जो नियम कायदे बनाए गए हैं उससे आपको डिगना नहीं है। यानी आपकी जो ओपिनियन है वो खरी होनी चाहिए, वो कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका व्यक्तित्व झूल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस पे अलग अलग सीरीज लूंगा आपकी कि किस पे कैसे कैसे वर्क करना है। सेंसिबिलिटी कैसे चेक करेंगे भाई, प्रशासक को कैसे मालूम है कि ये व्यक्ति आने वाले समय में राक्षस भी तो बन सकता है, शक्तिशाली हो गया, राक्षस है, ऐसे आदमी की हमें क्या आवश्यकता है। हमें तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो गरीब तबके, वंचित तबके, वल्नरेबल सेक्शन को देखे, जिसके अंदर दिल दुखे उसका कि नहीं, इसके लिए मैं चाहे मेरे को रात को भी जगना पड़े, इस तबके की जो है मैं व्यवस्था करके जाऊंगा। मैं ऐसा एसडीएम नहीं हूं कि मेरे फील्ड में जो लोग भूख से मर जाएं, भूख से सो जाएं और मैं आराम से तान के सो जाऊं, ऐसा नहीं है प्रशासक। तो आपके अंदर वो भावनाएं होनी चाहिए। तो वो कैसे चेक होगी, वो चेक होगी समाज में जितने भी वल्नरेबल सेक्शन हैं, जितने भी ससेप्टेबल सेक्शंस हैं, जितने भी कमजोर तबके हैं, उनके बारे में आप कितना जानते हो। आप ऐसे व्यक्ति नहीं होने जो हवा हवाई है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ऐसा प्रशासक नहीं चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जमीनी समस्याएं क्या क्या है, एक किसान की क्या समस्याएं होती है, ठीक है, एक जो चरवाहा है उसकी क्या समस्या है, महिलाओं की समस्या है, बूढ़ों की समस्या है, बच्चों की समस्या है, दिव्यांगों की समस्या है, ठीक है, ऐसे लोग जो डिस्प्लेस हो चुके हैं, विस्थापित है, उनकी समस्याएं, इन सब के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। उनके संबंध में क्या स्कीम चल रही है, उनकी समस्याएं क्या है, वो पढ़िए आप। न कि आप ये पढ़िए कि ज्योग्राफी पढ़े जा रहे हैं, पॉल साइंस, वो तो आपने पढ़ लिया, अब मत पढ़ो उसको। अब आपके अंदर आपसे सवाल पूछा गया, जैसे एक इंटरव्यू का मैं बताता हूं, मेरे एक मित्र से सवाल पूछा गया ये चेक करने के लिए इसमें लेवल ऑफ सेंसिटिविटी कितनी, मतलब इसके अंदर कितना जो है संवेदनशीलता है मुद्दों के प्रति। तो सामाजिक समस्या एक जरूर पूछेंगे आपसे, आपको बताया नहीं जाएगा, लेकिन उसके जरिए देखा जाएगा कि आप कितनी, आपके अंदर संवेदना का स्तर कितना है, आपके अंदर आपका लेवल ऑफ इमोशंस क्या है, आप कितनी सेंसिटिविटी है लोगों के प्रति आपकी। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में दहेज की समस्या है। अब आप दहेज की समस्या पूछते तो आपको क्या लगता है कि ये समस्या अब कम हो गई। अब आपका उत्तर ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं साहब महिलाओं को तो देखो पहले भी संपत्ति का अधिकार होता नहीं था, तो स्त्री धन की व्यवस्था की गई थी, तो उसका मेरे जो मित्र था उसका ये उत्तर था।
कि इसलिए स्त्री धन के लिए जो है दहेज का व्यवस्था की गई थी। अभी मुझे नहीं लगता वो ज्यादा समस्या है। 498 सेक्शन आईपीसी इसका वैसे ही बहुत मिसयूज होता है। तो अब ऐसा उत्तर जब वो सुनेंगे इंटरव्यू, आपने 1000 अच्छी बातें कही हो, आपका नॉलेज 1000 विद्वानों जैसा प्रकांड विद्वानों से महान होगा, लेकिन आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अगर कैलस होगा, संवेदनहीन होगा, तो मार डालेगा लोगों को। बाढ़ आ रही है, आग लगी हुई है, अरे नहीं निकल जानेंगे। आग के और बाढ़ के बारे में मैंने बहुत पढ़ा हुआ है। असम में बाढ़ आती है, वहां ये बाढ़ आती है, वहां पे इस तरह की बाढ़ आती है। नहीं चाहिए भैया, वहां पे एक्शन लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो आपका जो दूसरा गुण जो है इंटीग्रिटी के बाद में, वो संवेदनशीलता, उस पर वर्क कीजिए। तीसरा जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का। इमोशनल इंटेलिजेंस एथिक्स में हम पढ़ते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इसलिए क्योंकि आपको आगे जाकर काम करवाना है, आपको दफ्तर में बैठ के फाइलें साइन नहीं करनी है, आपकी चीजें जो है जमीन पे दिखनी चाहिए। वो जमीन पे दिखेगी कब? जब आप अपने ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं, आपके ऊपर आपके नीचे मातहत लोग हैं, उनसे कैसे काम कराते हो, आप कैसे टीम वर्किंग करते हो। तो आपको अपनी बौद्धिक क्षमता, आपके सामने जो लोग जाएंगे वो रोबोट नहीं, वो व्यक्ति हैं, वो अपने से पहले मूल्य लेके बैठे हैं। ऐसे भी लोग होंगे जो भ्रष्ट होंगे, ऐसे भी लोग होंगे जो कामचोर होंगे, उनसे आप कैसे काम लेते हो। तो आप लोगों से गेट थिंग्स हैपन कैसे करवाते हो लोगों से काम, यही आर्ट है मैनेजमेंट का। इसलिए उनके इमोशंस को जानिए। एग्जाम्पल के लिए, एक व्यक्ति जो है, मान लो एक प्रशासक है, उसको मालूम चला कि उसके छोटे भाई का सिलेक्शन हो गया, उनका कोई केस चल रहा था, उसमें भी वो जीत गए, ठीक है। ऑफिस में उसको सूचना मिली और बहुत इलेक्टेड बैठा, वो बहुत खुश है आज। तभी मालूम चला कि कुछ 5-6 लोग आए मिलने के लिए, जिनके बच्चे मलेरिया से मर गए, गांव के लोग हैं जो, या किसी बीमारी से मर गए हैं, उनकी माएँ मिलने के लिए आई। तो एक तरफ आपका इमोशन का लेवल अलग है, दूसरी तरफ उन लोगों का इमोशन का लेवल अलग है। अब आप उस समय ये कह दो, नहीं आज मेरा मूड बहुत अच्छा है यार, मैं ऐसी कोई फालतू चीजें नहीं सुनने वाला हूं, तो फिर आप खाक प्रशासक हो। अगर आप जनता के दुख दर्द को समझ भी नहीं पा रहे हो, और तो फिर आपका, इसका मतलब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल बहुत लो है। तो वैसे में आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होके अपने मातहत लोगों की, अपने टीम के लोगों की, आपके जो जिन लोगों की आप सर्विस करने जा रहे हो, सोसाइटी के लोगों की इमोशंस को समझना पड़ेगा, उसका यूज करना पड़ेगा आपके प्रशासन में एफिशिएंसी लाने के लिए। तो उस पर भी थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ेगा आपको। फिर आप एनर्जेटिक हो। अब आपने बोला सर मैं बहुत ऊर्जावान हूं। एक हमारी आरएस का इंटरव्यू जो था सेकंड वाला, उसमें एक व्यक्ति ने बोला सर मेरे में लीडरशिप के गुण है। तो क्या किया, बोर्ड की, मैंने बोलूंगा बोर्ड मेंबर ने, उन्होंने क्या किया, जब ग्रुप डिस्कशन चला तो एक जानबूझ के जो है एक तरह की वो कुछ ऐसा काम किया जिससे वो आपस में 2-4 मेंबर जो थे ग्रुप डिस्कशन के, वो जोर जोर से बोलने लग गए, एक तरह का डिफरेंसेस हो गया। अब जिस व्यक्ति ने कहा कि मेरे में लीडरशिप का गुण है, वो चुपचाप बैठा था। फिर जब उसका इंडिविजुअल इंटरव्यू हुआ तो उसने बोला कि सर मैं लीडर रहा हूँ, ये वो। तो बोला कि जब वो ग्रुप डिस्कशन में लोग लड़ रहे थे कैंडिडेट, तब आपने इंटरफेरेंस क्यों नहीं किया, अगर आप में लीडरशिप का गुण था तो इसका मतलब क्या है, आपने आप अपने आप को फेकली प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो आप पकड़े जाओगे। ऐसा कोई काम नहीं करना है जो झूठा है, झूठ पकड़ा जाएगा, आप मान के चलिए। और कोई फायदा नहीं झूठ बोलने से। आपने बोला लीडरशिप है, ना तो कभी आप मॉनिटर रहे क्लास में, ना कभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव रहे, ना आपने कोई छात्र राजनीति की, ना किसी टीम के कैप्टन रहे, आप कहां पे लीडरशिप अपने आप को मानते हैं। तो अगर आप में लीडरशिप का गुण नहीं है तो कम एटलीस्ट बोलिए तो मत कि मेरे अंदर नेतृत्व है। तो दूसरी बात यह कि इंटरव्यू जो है एक साइकोलॉजिकल गेम है। जो इंटरव्यू लेने वाले इंटरव्यू बोर्ड के लोग हैं, जो 4 मेंबर बैठेंगे आपके, उनकी मेंटेलिटी क्या है और उनको आपकी शख्सियत भा जानी चाहिए। अब आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत चतुर हो, सब चीजें जानते हो, लेकिन फिर भी आपकी हरकतें अगर वहां पे खराब रहेंगी, आपको नंबर नहीं मिलने। आप 10 सवालों के भले गलत उत्तर दो, नहीं मालूम नहीं मालूम नहीं मालूम नहीं मालूम, लेकिन फिर भी लगना चाहिए कि व्यक्ति खरा है, इसको नहीं मालूम कोई बात नहीं। हो सकता है ये बातें इसको नहीं मालूम, जो इसको बातें मालूम होनी चाहिए थी वो तो प्री और मेंस में पास करके आया। तो चीजें नहीं जानना पर्सनैलिटी की वीकनेस नहीं है। चीजें नहीं जान के झूठ बोलना और उसके ऊपर आप जो है फिर जो है आप इंसिस्ट करते हो नहीं मैं जो बोल रहा हूं वो सच है, वो गलत है, वो दम्भ है, वो एरोगेंसी है। ऐसे लोगों को पसंद नहीं किया जाता है। तो आप पहले तो क्वालिटीज ऑफ ए गुड सिविल सर्वेंट एंड एफिशिएंट सिविल सर्वेंट, एक प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की क्या गुण होने चाहिए उस पर वर्क कीजिए। जो आपका इंटरव्यू बोर्ड है उसकी साइकोलॉजी पे वर्क कीजिए, ठीक है। फिर आप अपने एक कॉपी बनाइए वाइट, फिर मैं आपको अलग अलग सब पे ले जाऊंगा, इस पे बाद में जो मैं और जो एपिसोड बनाऊंगा उस पर अपने बारे में जो कुछ आप जानते हैं वो लिखिए कि आप कौन हो, आप जो है आपकी पढ़ाई लिखाई क्या हुई, आपके माता पिता क्या करते हैं, कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हो, जिस क्षेत्र से पढ़े हो उसके बारे में आप क्या जानते हो, बाद में आपने हायर एजुकेशन कहाँ से प्राप्त की उसके बारे में क्या जानते हो, उस लोकेलिटी के बारे में क्या जानते हो, जो चीज़ें आपने पढ़ी ग्रेजुएशन में, 12th लेवल में, हायर आपने पीजी किया है, हायर एजुकेशन हायर डिग्री अगर कुछ की है उस पर वर्क कीजिए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल फिलहाल में क्या घटनाएं घट रही, तो उन घटनाओं का आपको कम से कम जो है मूल बात है वो मालूम होनी चाहिए।
ठीक है। फिर जो है फाउंडेशन वैल्यूज पे काम कीजिए, ऐसी कॉपी बनाइए, उस पर जितने मनन हो सके पहले खुद से प्रश्न बनाइए। वो जब वर्क आपका हो जाएगा और आप रोज शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को बोलने, अपने आप को डिलीवर करने का कोशिश कीजिए, ताकि कुछ बातें, अभी तो क्या फायदा हो गया, हमारे टाइम में जो रिकॉर्डर नहीं होते थे, अब तो आपके पास फोन है, आप रोज अपना खुद का मॉक इंटरव्यू ले सकते हो। आपकी वॉइस डिलीवरी कैसी है, आपके हैंड्स के मूवमेंट ज्यादा हो रहे हैं, टेबल को आप कैसे पकड़ रहे हो, इन पर ज्यादा वर्क नहीं करना, ये बहुत बात की बात है। लेकिन फिर भी अगर वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई मूवमेंट है, ऐसा कोई ऐसा बॉडी लैंग्वेज है, तो उस पर काम किया जा सकता है। आपको लोग बोलेंगे कि साहब इंटरव्यू हॉल में जाओगे तो आप इस तरह से फाइल पकड़ के जाओ, इस तरह से फाइल, ऐसे हमें बताया गया साहब ऐसे फाइल नहीं पकड़नी आपको कि जैसे आपने जो मरा हुआ चूहा पकड़ा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्या ज्ञान की बात बताई, वो कोई काम नहीं आने वाली बात है ऐसी, क्यों आपको फाइल ले जानी नहीं होती। उनको आपसे एक भी डॉक्यूमेंट नहीं देखना, बाहर चेक हो जाते हैं डॉक्यूमेंट। तो ये जो भ्रांतियां हैं उनसे बच के रहिए, और मैं आपको एक एक करके इंटरव्यू के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, सारे एस्पेक्ट्स के बारे में। और आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, बस कोई आपको ज्ञान नहीं दे सकता। और 100 बातों की एक बात देखिए, पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब क्या हुआ, आप एक चीज समझिए। मान लीजिए आप किसी के घर गए, अपने मित्र के घर गए, ठीक है, और मालूम चला कि आपका मित्र 10 मिनट में आ रहा है, और तब तक आपको वहां पे वेट करना पड़ा। तब उसी घर में कोई छोटा बच्चा बैठा है, मान लो 10th में पढ़ रहा है या 8th में पढ़ रहा है, या और भी छोटा हो सकता है, वो आपसे बैठ गया, आप उससे बातें कर रहे हैं, ठीक है। आप उससे 8-10 बातें करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बच्चा कैसा है। वो आपको जो है ब्लफ नहीं कर सकता, आपको उल्लू नहीं, मूर्ख नहीं बना सकता। वैसे ही आप अपने बोर्ड मेंबर्स को भी मूर्ख नहीं बना सकते। उन्होंने दुनिया भर की सर्विस की है, ठीक है, उनका तजुर्बा बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर आप झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हो तो देखिए कितना बुरा इंप्रेशन जाता है। इससे अच्छा अपने अंदर सच्चाई रखिएगा और अपने आप पर वर्क कीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं 5-10 ऐसी क्लासेस में मोटा मोटी आपके 90% एरिया कवर हो जाएगा। और मेरे पास में एक क्वेश्चन बैंक भी पड़ा है, जो 2016 2013 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए वो सारे पढ़े हैं, वो भी ले लेना। हालांकि उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होता, बट आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाता है कि किस दिशा में जाता है इंटरव्यू। तो पैनिक मत कीजिए, चिल कीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, टाइम का यूटिलाइजेशन कीजिए, मनन कीजिए और अपने पर्सनैलिटी को निखारने का प्रयास कीजिए। अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत नजदीक हो सफलता के, आप बहुत नजदीक हो एक करियर की बुलंदी को छूने में, और आप ये पाओगे कि उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट के बाद में नई दुनिया होगी। इंटरव्यू बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रूशियल है, ये तय करेगा बहुत कुछ आपकी रैंक को, इसलिए इसको लाइटली भी मत लीजिए, पर आप इतना भी सीरियस मत लीजिए कि जिस चीज का टेस्ट होने वाला है आप इतनी भी नेट प्रैक्टिस मत कीजिए कि फाइनल जिस दिन मैच उस दिन थक जाओ आप। तो कहने का मतलब है मध्यम मार्ग पे चलिए। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक एक करके मैं एक एक चीज पे आपके लिए अलग से वीडियोस बना के लेके आऊंगा। शुक्रिया।